हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। और यदि हम बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट स्टेनो और क्लर्क के लिए है। जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 हिंदी के होंगे, 25 मैथ के, 25 अंग्रेजी के और 25 जीके के। तो पहला सेशन जीके का हमने ले लिया है। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, ये हमें बताना है। तो भैया 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसके समय हमारे संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी, और समाजवादी की जगह कभी कभी समाजवाद भी आ जाता है, और धर्मनिरपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें कहा है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। तो देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तब भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर बैठता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के पद की यदि हम बात करें तो वो भारत का सर्वोच्च पद है, वो कभी खाली नहीं रह सकता। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा है नीति आयोग है। तो नीति आयोग की यदि हम बात करें तो एक सलाहकार समिति है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि नीति आयोग की यदि मैं बात करूं तो ये जो वो है, जो पहले पंचवर्षीय योजना होती थी योजना आयोग, उसके स्थान पर नीति आयोग आया है, ठीक है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो उन्होंने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा कि पीत ज्वर संचारित किया जाता है। मतलब जो पीत ज्वर होता है ये किसके द्वारा संचारित किया जाता है या किसके द्वारा होता है, ये हमें बताना है। तो एंडीज एंटीजन द्वारा होता है पीत ज्वर, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में क्या क्या कहा है हमसे? इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैसें दी है इनमें से प्रमुख ग्रीन हाउस कौन सी है, ये हमें बताना है। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है क्या वायुमंडल में सबसे नीचे कौन सी परत होती है। तो भैया वायुमंडल में सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, यानी क्षोभ मंडल की परत होती है, ठीक है। क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें कहा है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। यदि आप सब्जी छीलते हैं और छील के उन्हें धो लेते हैं तो विटामिन सी उसमें से निकल जाता है। तो ध्यान रखें, सब्जी को छीलकर और कम धोकर बनाएं, है ना। ऐसा नहीं है कि गंदी हो तो भी ना धो, गंदी हो तो धोनी तो पड़ेगी। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिससे दूध को गर्म किया जाता है। और यदि हम बात करें दूध को गर्म किया जाता है तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? इसमें पूछा है हमसे कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांटा गया है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसकी आर्थिक गतियों को किस क्षेत्र में बांटा गया है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में। और 9 की यदि हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, तीनों ही आंसर आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है हमसे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संस्था द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की यदि हम बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो शीशे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है आपका गैलेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे पूछा है निम्न में से कौन सी
भारत में रबी की फसल नहीं है, तो भारत में रबी की फसल नहीं है ये हमें बताना, आलू, जौ, मटर, मक्का। तो इनमें से भारत में जो रबी की फसल नहीं है वो है आपकी मक्का, बाकी ये तीनों रबी की फसलें हैं। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, इसमें कहा है कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। तो भैया हाइड्रोपोनिक्स की यदि मैं बात करूं तो बिना मृदा के पौधों की कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, 14 में क्या कहा है, इसमें कहा है पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके अपक्षय के कारण होता है। तो देखिए भैया, पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी अपक्षय के कारण की यदि मैं बात करूं तो ये होता है ओजोन परत के कारण। इसीलिए कहते हैं ओजोन परत संरक्षित है, सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और वो नहीं है तो हम नहीं है, क्योंकि फिर सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पर जमीन पर पड़ेंगी और त्वचा कैंसर मतलब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि ध्वनि नहीं गुजरती। तो देखिए ध्वनि जो होती है वो निर्वात से नहीं गुजरती, बाकी जल से, स्टील से, वायु से गुजर जाती है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें कहा है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन दे दिया। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमें बाहर देखने के लिए मिलते हैं। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो नहीं, जो मतलब कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, बल्कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है ये आपके इनपुट डिवाइस है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा है, क्या कहा है जरा सुन लीजिए। इसमें कह दिया है कनेक्टिंग इंडिया डाइलाइन, ठीक है ना, एयरलाइन, कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइन किस कंपनी की है। तो कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइन जो है ये जो आपकी है किस कंपनी की है ये हमसे पूछा है। तो भैया ये आपकी VSNL, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें पूछा है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था। तो जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे इनमें पदक तालिका में भारत का जो स्थान था वो था आपका चौथा, यानी 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में क्या कहा है कि डायनामाइड में मुख्यतः होता है, मतलब जो डायनामाइड होता है उसमें क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। तो भैया ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइड में होता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में क्या कहा है, इसमें हमसे कहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन मैं इसके अभी आपको दिखा देता हूँ। तो भैया ऑप्शन आपके ये रहे, यानी कपास की खेती के लिए जो है वो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 में हमसे पूछा है कि डिगबोई यानी असम, ये जो डिगबोई है ये असम में किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तेल के कुएं व कारखाने हैं डिगबोई में, डिगबोई पड़ता है आपका असम में। आगे हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो ऑप्शन नंबर ए यानी 1930 में किया था, यानी दांडी मार्च के बाद है क्या। और ये समाप्त कब किया था, जब गांधी इरविन समझौता हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि हम बात करें, 23 में हमसे पूछा है कि किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास और यानी GS राय, मतलब देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है ये हमसे पूछा है। तो भैया जो चित्तरंजन दास है ना इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। तो इसमें पूछा है कि डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है, मतलब जो डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है ये हमसे पूछा गया है। तो भैया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। जब पाकिस्तान नहीं था तब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भैया यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। अब हम बात करते हैं गणित की, मैथ के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 26 है, आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये मैथ का है। यदि √1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13/12 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, मैं इसको स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ और उसके बाद आपको हल करके बताता हूँ।
तो देखो भाई साहब, इसे कैसे हल करेंगे मैं आपको हल करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये दिया है, पहली लाइन तो मैं इसको ऐसे ही उतार लूंगा, ठीक है, पहली लाइन मैं इसको ऐसे ही उतार लूंगा। लेकिन दूसरी लाइन से मैं हल करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना अंडर रूट। ये जो अंडर रूट का निशान है ये लगा दिया मैंने। देखो 144 एक का एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। तो यह 144 के इसमें गुणा करूंगा तो 144 ही का 144 प्लस एक्स बटे 144 हो जाएगा। यानी 144 प्लस एक्स और सबके बटे 144 ये आ जाएगा। आगे क्या चल रखा आपका 13/12 चल रहा है, ठीक है। यानी 13/12 ये। अब मैं दोनों ओर वर्ग कर दूंगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इधर तो कंडीशन बन जाएगी आपकी 144 प्लस एक्स और बटे 144 और बराबर इधर हो जाएगा 13/12। लो जी, इधर भी वर्ग कर दो और इधर भी वर्ग कर दो, तो इधर तो वर्ग से कट जाएगा वर्गमूल। तो इधर बचेगा 144 प्लस के एक्स और नीचे आ जाएगा 144। अब 13 का वर्ग 169 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144, तो 144 से 144 कट जाएगा। अब इधर क्या चला, 144 प्लस एक्स बराबर 169। अब ये एक्स तो रोक लो इधर ही, 169 में से जाकर 169 में से 144 घट जाएगा। जब 144 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 25 बचेगा। यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 25 और यही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। अगले क्वेश्चन में कह दिया चार संख्याओं का औसत 32 तथा अन्य तीन संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो भाई कैसे करेंगे हम औसत। चार संख्याओं का औसत कितना है, ये कह दिया चार संख्याओं का औसत 32 है, तो कैसे करूंगा, यानी 32 गुणा 4 प्लस तीन संख्याओं का औसत कितना है 30 है, तो 30 गुणा 3, ठीक है। संख्या कितनी है, अरे चार ये हो गई, तीन ये हो गई, टोटल कितनी हो गई 7। यही तो हो गया। अब कैसे करेंगे, इसे ऐसे करेंगे कि 32 की गुणा जब मैं 4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 128, 32 चौका 128, तो ये हो गया 128 प्लस 30 दिया 90, मतलब ये आ गया 90। अब इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे दो। सबको जब जोड़ूंगा तो 218 हो जाएगा। 218 को 7 से जब मैं भाग दूंगा तो मेरा आएगा 31 सही 1/7। देख लो कहाँ है 31 सही 1/7, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये कहा है इसमें कि, क्या कहा है इसमें, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताना है। देखो ये कह दिया 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो 8 का कितना हो गया, 8 का हो गया आपका 8x। अब हमसे क्या कह दिया है वो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालो। यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य जब मैं निकालूंगा तो 8x और 5 का दिया था ये, तो 5 हो जाएगा। अब यदि हम बात करें, हमसे कह दिया लाभ, लाभ बताओ। तो देखो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ ऐसे निकालेंगे, कितने की बेची थी 8x/5 की, और माना कितना हमें क्रय मूल्य x। जब मैं इसको हल करूंगा तो हल करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 3x/5। कैसे, इसका एलसीएम 5 ले लेंगे, 5x हो जाएगा, 8x में से 5x घट जाएगा, 3x/5 बचेगा। अब हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो भैया लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना हमसे। तो कैसे करेंगे, ये हो गया 3x और बटे कितना है 5, ठीक है। और इसके बटे में कितना आ जाएगा x, और प्रतिशत के लिए हम लगा देंगे यानी 100। अब देखो x से तो x कट जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें तो 5 से इसे काट दो, 5 से ये 3/5 बचा, 3/5 बचा, और दूसरी तरफ बचा आपका 100, तो कट जाएगा ये 20 बार, और 20 दिया कितने होते हैं 60। देखो
ये 20 बार कटेगा ना 5 से, और 20 दिया 60, यानी 60% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा हमसे, क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 29। 29 में क्या कहा है, 29 में कहा है कि 10% व 25% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो भैया, समतुल्य बट्टा बताना हमें 10% और 25% का। तो कैसे करेंगे, ये है आपका 10% है, ठीक है, और 25% है, तो दोनों को जोड़ दो एक बार में, तो प्लस ये हो गया 25। अब इसमें से मान घटा दो किसका, 10 × 25, और सबके बटे में आ जाएगा 100, और यहाँ लग जाएगा आपका प्रतिशत, समतुल्य बट्टा। कैसे करेंगे हम, देखो 10 और 25 कितना हो गया आपका, हो गया 35, माइनस, जब मैं इसको हल करूंगा तो देखो 25 का 25, 25 चौका 100, और जब 4 से मैं इसे भाग दूंगा 10 को, तो मेरा आ जाएगा 2.5, और ब्रैकेट में चल गया यहाँ पर प्रतिशत, ठीक है। अब 35 में से 2.5 घटा दो तो कितना बचेगा, 32.5, 32.5, और ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया समतुल्य बट्टा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 में हमसे कहा है, दो दांतेदार पहिए एक दूसरे से सटकर चलते हैं, एक पहिए में 25 तथा दूसरे में 30 दांत हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। देखो भैया, 25 और 30 का लैसे निकाल लो, यानी 25, 30 का लेस है। जब लेस है निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 25 और 30 का लेस है। अब वो कह रहा है दोनों पहियों के मतलब जो 150 दांत होने चाहिए, है नी, ये हो गए। अब यदि हम बात करें तो एक स्थान से गुजारने के लिए छोटे पहिए के कितने चक्कर लगाएंगे, तो छोटे पहिए के चक्कर यदि मैं निकालूं तो छोटे पहिए के कितने चक्कर दे रखे थे, 30 दांते, है ना, यानी एक पहिए के 25 तथा दूसरे पहिए के ये दे रखे हैं, तो छोटे पहिए कितने हैं 25, बड़े के कितने हैं 30, तो ये हो जाएगा 150/25, और जब 25 से मैं से काटूंगा तो 25 छक्का 150, छोटे पहिए के कितने चक्कर लगे 6, बड़े पहिए के निकाल लो, यानी बड़े पहिए के चक्कर। अब बड़े की यदि हम बात करें तो 150, और कितने चक्कर लगा दिया था 30, तो 30 से भाग दो तो 3×5 = 15, तो 5 चक्कर, मतलब छोटे पहिए के 6 चक्कर लग रहे हैं, बड़े पहिए के 5 चक्कर लग रहे हैं। अब हमसे पूछा था कि चक्रों की संख्या बताओ, ठीक है, चक्रों की संख्या बताओ। देखो चक्रों की संख्या, मिनट कितने दे रखे हैं 75, है ना, तो कैसे करेंगे हम, 75 मिनट दे रखे हैं, तो चक्रों की संख्या, यानी संख्या कैसे निकालेंगे, ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 5, और गुणा कितने चक्कर दे रखे हैं इन्होंने, ये दे रखे हैं 75, ये हो गया 75। अब यदि हम बात करें तो 5 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 15 बार, और 15 छक्का कितने होते हैं, 90 चक्कर लग रहे हैं। लेकिन हमसे उत्तर जो पूछ गया है ना तो 90 है ही ना 90 इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 90 है इसको 12 घंटे से हम गुणा कर दो, 12 मिनट दिया ना, 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएंगे, तो इसे गुणा कर दो, यानी 9 × 12। हम जानते हैं 12 नंबर कितने होते हैं 108, यानी 1080 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे चले दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में कह रखा, लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में तथा आशा उसी काम का 1/6 भाग 3 दिन में कर सकती है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो 75% काम समाप्त करने में कितना टाइम यानी कितने दिन लगेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले लता का निकाल लो। ये जो लता है, इस लता का जो है मैं काम निकालूंगा एक दिन का, एक दिन का काम। देखो 1/3 कितने समय में लग जाए, 4 में, तो 1/3 गुणा 4 मतलब एक दिन का काम हो गया इसका 12, 1/12 भाग करेगी। और वहीं हम आशा की बात करें तो आशा कितना कर रही है, आशा कर रही है 1/6 3 दिन में, तो लो आशा का काम निकाल लो एक दिन का, तो इस जगह 1/6 गुणा कितना कर रही है 3, तो 36 18 मतलब 1/18 ये काम कर रही है एक दिन का। अब वो कह रखा हमसे कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें। अब दोनों एक साथ कर रही हैं
तो मतलब 1/12 प्लस 1/18। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 36। ठीक है, तो यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5/36 आ गया दोनों का। अब दोनों जो है, ये जो 5/36 है, ये काम कर रही हैं। और यदि मैं बात करूं, ये होगी क्षमता। अब अगर इसकी बात करें हम समय की, तो समय इसका उल्टा हो जाता, मतलब 36 हो जाएगा ऊपर, 5 हो जाएगा नीचे। ये समय हो गया हमारा। लेकिन हमसे वो कह दिया था कि जो 75 काम है, 75% मतलब 75% काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो भैया, 75% काम करने में दिन की यदि हम बात करें, तो ये हो गया गुणा। अब कैसे करेंगे, 75/100। देखो 5 से काट दो, कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75। ये आ जाएगा आपका 15, 15 पंजे 75। और यदि हम बात करें तो 4 से काट दो, 4 नम 36 और 4 दूनी 8 यानी 25। और इसे काट दो 5 से, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 तिया 27 यानी 27/5 हो जाएगा। और जब मैं इससे 5 से इसे भाग दूंगा, ये 27 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 सही 2/5 दिन। यही आंसर है, 5 सही 2/5 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा है, 32 में हमसे कहा है कि ये कह रहा है, एक चश्मे को उसके विक्रय मूल्य के 11/12 भाग मूल्य पर खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। समझो, एक चश्मा है, उसके विक्रय मूल्य के 11/भाग पर मूल्य में खरीदा है, विक्रय मूल्य के 10% अधिक मूल्य बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। समझो कैसे करेंगे। मान लो भैया, मान लो क्या, चश्मे का मूल्य में कुछ भी लो, चश्मे का मूल्य मैंने मान लिया 60। ठीक है, चश्मे का मूल्य कितना मान लूंगा, 60 मान लूंगा। इधर आ जा भाई, कहाँ जा रहा। चश्मे का मूल्य मैंने कितना मान लिया, 60 रुपये मान लिया। चश्मे का मूल्य कितना मान लिया मैंने, 60 रुपये मान लिया। अब इसका क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य को कह दिया 11/5, 11/5 भाग का हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 गुणा 11/12 दिया है, 12, 12 के 12, 12 पंजे 60 और 11 पंजे 55 आ गया इसका क्रय मूल्य। अब यदि हम बात करें तो वो कह दिया भैया इसे 10% अधिक मूल्य पर बेचा जाए। तो देखो, ये हो गया आपका 60 प्लस 60 गुणा 10% अधिक पर, ये हो गया आपका। अब इसे हल कर लो, इसे जब हल करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। अब 10% अधिक पर बेचें तो इधर कितना ले लेंगे हम, इधर ले लेंगे 66। जब इसे आप सबको इसको हल करोगे तो हल करने के बाद आपका 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे क्या कहा है, ए तथा बी की चालों में 3:4 का अनुपात है तथा ए गंतव्य स्थान पर पहुंचने में बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है, बी उसी स्थान पर कितने घंटे में पहुंचेगा। कहने का मतलब ये है कि ए और बी है, इनकी चालों का अनुपात दीजिए 3:4। ए जहाँ इन्हें पहुंचना है ना, तो ए पहुंचने में बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है, बी उसी स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगा, ये हमें बताना है। तो देखो भैया, एक तो इनका अनुपात दिया, तो बी का समय निकाल लो। बी का समय कैसे निकालेंगे, बी का समय, तो देखो बी के समय की यदि मैं बात करूं तो बी का मान कितना दिया है, ये दिया है ना 3:4। तो हम क्या करेंगे, समय, ये अनुपात का जब समय में बदलते हैं तो इनके मान पलट जाएंगे। कैसे पलट जाएंगे मान, जो बी का है वो ए का हो जाएगा, जो ए का है वो बी का हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3, ये हो जाएगा। और वो कह दिया 15 मिनट अधिक लेता है, तो मैं 15 से गुणा कर दूंगा। अब देखो ऊपर तो 3 है, 4 में से 3 जाएंगे, कितना बचा, यानी 3/1 और गुणा 15, कुल मिलाकर के 15×3 = 45। और 15×3 की यदि हम बात करें तो 45 कितना होता है, 45 1 घंटे का होता है 3/4।
ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो 34 में हमसे क्या कहा है, दूध और पानी के कुल 80 लीटर मिश्रण में 25% दूध है, कितना लीटर पानी डाला जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 16% हो जाए। देखिए भैया कैसे करेंगे हम इस सवाल को, जरा ध्यान से। ये कह रही है दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 80 लीटर है। अब इसमें कह दिया हम, तो 80 लीटर मिश्रण में दूध निकाल लो, 80 लीटर मिश्रण में दूध निकाल लो, तो दूध कैसे निकालेंगे, मिश्रण कितना है 80। अब कह रही है 25% दूध बता दिया ना वो, तो 80 गुणा 25/100 कर दूंगा मैं इसका। तो कैसे हो जाएगा भैया, क्या आएगा, देखो 25 कन 25, 25 चौका 100, और जब 4 से ऐसा काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 20 लीटर क्या हो गया, दूध हो गया। अब वो कह रहा है नया मिश्रण बताओ। अब नया मिश्रण तो हमें पता नहीं, नया मिश्रण की यदि मैं बात करूं तो उसको x मान लो। अब वो कह रही है ये जो नया मिश्रण है इसमें 16% दूध करना, तो x का 16%, यानी 16/100, और बराबर दूध कितना बता रही है वो 20 लीटर। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, तो कुल मिला करके ये आपका हो जाएगा, हाँ, यानी देखो x बराबर यह 20 इसके गुणा में चल जाएगा, यानी 100 गुणा में पहुंच जाएगा 20, और नीचे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका 16। देखो 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, और 4 से ऐसा काट दो कितनी बार, 25 बार। अब 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब यदि हम बात करें तो हमसे वो कह दिया था कि इसमें जो पानी डाला जाता है, ठीक है, इसमें मतलब ये 125 क्या आ गया, ये मिश्रण आ गया। अब इसमें वो कह दिया है कि जो 80 लीटर है वो मिश्रण है। अब 80 इसमें से घटा दो, कुल मिश्रण में से 80 घटा दो, मतलब 125 में से हम 80 घटा देंगे तो क्या बचेगा भैया, तो मेरे ख्याल से लगभग 45 बचेगा। और ये 45 लीटर ही आपका आंसर जो पूछा, 16% मिश्रण हो जाए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिए इस पर भी। इसमें हमसे कहा क्वेश्चन नंबर 35 में कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का कुल योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। देखो भाई टेंशन मतलब मैं हूँ, अभी हल हो जाएगा ये। पिता और पुत्र की आयु, ठीक है, किसी की आयु नहीं दे रखी, हम पुत्र की आयु मान लें, पुत्र की आयु कितनी मान लेंगे हम, x वर्ष मान लेंगे। फिर हमसे अब पिता की आयु निकाल लो भैया, पुत्र की हो गई, पिता की आयु निकाल लो, क्यों कह रिया है पिता पुत्र की दोनों की आयु कितनी है 60 वर्ष। तो अगर मैं 60 वर्ष में से पुत्र की आयु घटा दूंगा तो पिता की आयु आ जाएगी। आगे हमसे क्या कह रिया है, आगे हमसे ये कह रिया है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष पहले। तो देखो भैया पिता की आयु कितनी है, 60 माइनस के एक्स, 6 वर्ष पहले थी तो -6 कर दूंगा क्योंकि वर्तमान में लानी है। और यदि मैं बात करूं तो बेटे की भी तो घटेगी, तो -6, ये 5 गुनी थी इसके, तो गुणा इसे 5 से कर दूंगा। अब इस रिएक्शन को आप जो है हल कर लो। कैसे, देखो इसके इसकी गुणा ब्रैकेट हटाएंगे इधर हम, तो कुल मिला करके ये हो जाएगा 6 इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 54। और यदि हम बात करें तो माइनस का हो जाएगा x, बराबर इसकी गुणा इसमें करो, 5x हो गया, 5 छंग माइनस के हो जाएगा 30। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो 5x, ये एक x इधर जाकर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 6x। और यदि हम बात करें तो 30 और 54, इधर 30 इधर आके 54 में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 84। अब इसे जब 6 से मैं 84 काट दूंगा तो 14 छंग 84, तो x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। अब हमसे क्या पूछ लिया था, हमसे ये पूछ लिया था तो पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु पूछ लिया था हमसे, है ना, पुत्र की आयु कितनी होगी। तो भैया पुत्र की आयु हमने x मानी थी, लेकिन ये 6 वर्ष पहले की कह रही है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु,
तो इसमें 6 और जोड़ दो, यानी 14 प्लस 6 कुल मिलाकर के 20 हो गया, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिए। 36 में हमसे पूछा है कि यदि स्टार का अर्थ पहली संख्या को 6 से गुणा करना, दूसरी संख्या को घटाना हो, तो 4 स्टार 2 स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया, स्टार का अर्थ क्या है, पहली संख्या को 6 से गुणा करना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हमें दिया है कि 4 स्टार 2 ब्रैकेट में, और फिर दिया है स्टार 3। तो स्टार का अर्थ है पहली संख्या को 6 से गुणा करना, मतलब हो जाएगा 4 गुणा 6 माइनस के 2, ठीक है ना। 4 गुणा 6 माइनस के 2, क्योंकि दूसरी संख्या को ये कह रही है घटाना, तो दूसरी संख्या हमने घटा दी। अब क्या करेंगे, 6 चौक 24, ये हो गया 24, और माइनस के 2 बराबर कितना बचा, 22, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 22 हो गया, अभी लास्ट में ये भी तो रह गया है 3, लास्ट में 3 भी तो रह गया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22 गुणा पहली संख्या को 6 से गुणा करना, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 3 और माइनस 6। अब 22 तिया कितने होते हैं, 22 तिया होते हैं 66, और 66 में से ये घटाएंगे हम, 66 में से ये घटाएंगे 3, तो कितना बचेगा, 22 छक्का, यहाँ पर 6 से गुणा करनी थी भैया, यहाँ पर 6 से गुणा करनी थी और -3 करना था, मैंने उल्टा उल्टा कर दिया, क्योंकि वो कह रहा है ना पहली संख्या को 6 से गुणा करो, तो 6 और -3। अब देखो 22 छक्का कितने होते हैं, 22 छक्का यदि हम बात करें 6 दूनी 12 132, और उसमें से 3 घटा दो, तो कुल मिलाकर के 129 आ जाएगा, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रखा है, इसमें कहा है पिता की आयु माँ से 5 वर्ष अधिक है तथा माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। वर्तमान में पुत्री की 10 वर्ष है। पुत्री पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। देखो भाई, पुत्री की आयु की यदि हम बात करें तो पुत्री की आयु 10 वर्ष है, मतलब ये हो गई पुत्री। पुत्री कितने की हो गई, 10 वर्ष की हो गई पुत्री। आगे यदि हम बात करें तो माता की आयु पुत्री की 3 गुना है। माता की आयु कह रिया है ना, ये कह रिया है माता की आयु पुत्री की आयु के 3 गुना है, तो माता की आयु निकाल दो, यानी 10 वर्ष है, तो 10 गुणा 3 बराबर 30 वर्ष की हो गई माता। आगे हमसे क्या कह दिया है, पिता पिता आयु में माँ से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता देखो माँ की 30 वर्ष है, पिता 5 वर्ष बड़ा, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। अब वो हमसे कह रहा है पुत्र के समय पिता की आयु कितनी थी। पुत्री के जन्म के समय पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, तो भैया पुत्री कितने की है, 10 वर्ष की, इसमें से 10 वर्ष घटा दो, तो कितना बचा, 25, और यही आंसर है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु 25 वर्ष थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे कहा है कि दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में दोनों ही संख्याओं में से 12 घटा देने पर संख्या 7:9 के अनुपात में हो जाती है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करें। यानी दो संख्याएं 11:13 में, तो 11x मान लो, एक को 13x मान लो, और उनमें से 12 घटा दो, कितना हो गया 7। देखो संख्या की बात कर रहे हैं हमसे, नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा 11x बटे 13x, 11:13 था, ये हो गया, दोनों में से 12 घटा दो, और 12 घटाने के बाद कितनी बता दिया, 7:9, तो कुल मिलाकर के 7:9 को मैं लिख दूंगा 7/9। इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, और भैया जो रिएक्शन में नहीं घुसाल कर दो। देखो 11 नमा 99, ये हो गया 99x माइनस, और 12 नमा 108 बराबर, इसकी गुणा इसमें कर दो, 13 नमा 13, यानी 13 सत्ते 91, यहाँ पर x छूट गया, x 13 सत्ते 91 x माइनस, और 12 सत्ते 84। अब क्या करना है, 99x में से 91x घटा दो, तो कितना बचेगा 8x। 108 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 108 में से अगर हम 84 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, और हम जानते हैं 8 का 8, 8 या 24, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
x का मान 3 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा दोनों संख्याएं। तो पहली संख्या कितने अनुपात में थी, 11, तो 11 गुणा 3 बराबर 33। दूसरी संख्या कितनी थी, 13, तो 13 गुणा 3, 13 तिया 39। ये दोनों संख्याएं आ गई, कहाँ दे रखी है, यानी 33 और 39। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 39 की यदि मैं बात करूं तो 39 में क्या कह रखा, 39 में कह रखा है कि भैया 3 धावक 16 किलोमीटर के वृत्ताकार पथ पर एक स्थान से एक साथ दिशा में एक साथ दौड़ते हैं तथा उनकी चाल क्रम से 4, 6, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे बाद वे एक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो देखो भैया यदि हम बात करें, कुल मिलाकर के 3 धावक है, 16 किलोमीटर तो वृत्त है, मतलब पूरी परिधि कितनी है, 16 किलोमीटर। तो इनके चक्कर निकाल लो, पहला 4 की स्पीड से, दूसरा 6 की स्पीड से, तीसरा 8 की स्पीड से चक्कर लगा लिया है। तो पहले व्यक्ति का चक्कर लगाने में समय निकाल लो। तो पहले का जो समय लगेगा वो कितना, 16/4, यानी 16/4, तो 4 चौक 16, 4 घंटे लगेगा। दूसरे का 6 है, तो 6 से हम 16 को भाग दे देंगे। दूसरे की यदि हम बात करें, दूसरे की, तो दूसरे का 16/6, 16/6, जब इसे काट पीट करेंगे, 2 से काटेंगे तो 8/3 आ जाएगा। अब तीसरे का कितना लग गया, 8 घंटे, तो तीसरे का हो गया आपका 16/8, 8 दूनी 16, इसको लगेंगे 2 घंटे। अब हमसे कह दिया है कि तीनों का समय निकालो, तीनों का समय। तो तीनों के समय की यदि हम बात करें तो तीनों कितना हो गया, देखो एक का हो गया 4, एक का हो गया 8/3, एक का हो गया 2। इन तीनों संख्याओं का लहसा निकाल लो, इन तीनों संख्याओं का लहसा निकलेगा 8। ठीक है ना, इन तीनों संख्याओं का लहसा यदि निकालेंगे हम, तो लहसा निकालने के बाद अभिष्ट समय आ जाएगा आपका 8 घंटे। ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा लहसे में से। ठीक है, आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, 40 में क्या कह रखा है जरा इसको भी देख लीजिए। 40 में कहा है एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें, देखो ज्यादा भारी नहीं है, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में क्या कहा जरा देख लीजिए। 41 में हमसे कहा यदि 1 रुपये में 15 बटन खरीद कर एक के 10 बटन की दर से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताओ। अरे भाई, एक बटन का क्रय मूल्य निकाल लो। एक बटन का क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 1/15। फिर एक बटन का विक्रय मूल्य निकालो। एक बटन का विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है, 1 की 10 से, तो 1/10 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। 1/10 में बेच रहा है, 1/15 उसका मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य आ जाएगा, सबके बटन कितने पर, 1/15 पे, और गुणा कितना रख देंगे हम, 100, गुणा 100 रख देंगे। और इसका मान कितना दिया है इसने, 15। ठीक है, इस सबको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि 42 से लेकर के 43 तक। ठीक है, यानी 42 और 43 दो क्वेश्चन आपको हल करने हैं। कैसे, सुनो। ये दिया है कि कुल अंक कितने हैं, 540। ठीक है, ये दिया है कुल अंक 540। गणित में 90%, अंग्रेजी में 68, समाज विज्ञान में इतने, विज्ञान में 70, हिंदी में 60। ये कह रिया है विद्यार्थी द्वारा गणित के विषय में अंक प्राप्त किए हैं। मतलब देखो गणित के विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं ये हमें बताना। देखो सुनो, गणित कहाँ है, यह है गणित 90%, मतलब गणित के विषय में वो जो अंक प्राप्त कर रहा है 90 कर रहा है। अब यदि हम बात करें, ये पूरा जो सर्कल होता है ये कोण कितने का होता है, पूरा होता है 360 का, तो बटे में 360 गुणा टोटल अंक कितने हैं, 540। लो जी, इसको कर लो, हल हो जाएगा। देखो ये 4 बार कटेगा, 90 चौका 300 कितने होते हैं, 90 चौका 360, और जब 4 से मैं 540 को काटूंगा तो ये कटेगा आपका 135 बार, और ये ही आंसर है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की,
तो चित्र इधर है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो उसमें सामाजिक विज्ञान में पूछ लिया। देखो अभी दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान का आंकड़ा देख लो पहले। सामाजिक विज्ञान में कितने हैं, 72 है। तो ये फ्रैक्शन बनेगी इसकी, यानी 72/360 गुणा 554 540। अब देखो 72 क्वेश्चन, देखो कह रिया था विद्यार्थी द्वारा 108 अंक प्राप्त किए गए। तो देखो कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 43 सामाजिक विज्ञान की, तो इसको हम ऐसे करेंगे कि 72 से काट दो, 36 दूनी 72, लो जी, 0 से 0 काट दो, 36 दूनी 72 और 54 दूनी 108। ये आंसर हो जाएगा। तो ये किए गए थे सामाजिक विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 44 हल्का है, आप आराम से कर लोगे। 45 भी इजी है, आराम से कर लोगे। नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं खुद इसका आंसर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो ज़्यादा लंबा नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा 57 सेकेंड। 45 का 57 सेकेंड। और यदि हम बात करें तो 46 भी इजी है, आप आसानी से कर लेंगे 46वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्योंकि मैं हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराता हूँ तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन हमें भी करने के लिए दो। तो लो भाई, ये 4-5 क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ। 47 भी आप कर लो, 48 भी आप कर लो। देखो कहाँ है 48, ये 48 भी आप करो। चलो लो स्क्रीनशॉट ले लो इनका। लो भैया 49 भी आप करो। कमेंट करते हैं, यूँ कहते हैं सर सारे क्वेश्चन आप कराते हो, कोई हमारे लिए भी तो टेस्ट के लिए दो, आप गणित पढ़ने वाले हैं। तो भैया बुरा मत मानना, लो इन सवालों को करके दो। हर प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 के 100 क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके लिए दे दिए। लो स्क्रीनशॉट लो। चलो 49 की यदि मैं बात करूँ तो 49 का आंसर आएगा 1296, ऑप्शन नंबर डी। और 50 की यदि हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर यानी 56.8 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सेशन है हमारा हिंदी का। और हिंदी की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ बताओ। तो भैया ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। इसमें कहा है ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो ढिंडोरा पीटने का मतलब होता है कि बातों को प्रचारित करना। ठीक है, कोई बात बता दो किसी को तो वो सबको बता देता है, अरे यार तेने तो ढिंडोरा पीट दिया। नहीं वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो 78 में कह दिया है जली कटी सुनाना। तो जली कटी सुनाने का सही अर्थ होता है भला बुरा कहना। आगे चले अगले क्वेश्चन। 79 में हमसे कहा है कि 3 अशुद्ध है, एक शुद्ध वाक्य छाटिए। मतलब शुद्ध वाला वाक्य हमें बताना है। इन्हें पढ़ के देखो भाई कौन सा वाक्य शुद्ध है। 79 की यदि हम बात करें, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 में भी हमें क्या बताना, 80 में करेक्ट आंसर, करेक्ट वाक्य बताना। पढ़ के देखो, वह संप्राण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित। देखो दूसरा ऑप्शन ठीक है आपका, 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 81 और क्वेश्चन नंबर 82 की। तो 81 में हमसे क्या पूछा है, ये कह रहा है शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताओ, यानी शुद्ध शब्द बताना। ये जो सन्यासी है, कौन सा वाला सन्यासी में सही लिखा, तो सन्यासी शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 की यदि हम बात करें तो इसमें कह दिया कौन सा अधिकारी सही है लिखा हुआ। तो भैया ये वाला अधिकारी सही है लिखा हुआ, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 में कहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प चुनना है, सही क्या होगा। मतलब यदि हम बात करें तो इसमें कहा है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है। तो जिस हथियार को हम फेंक कर चलाते हैं वो कहलाता है अस्त्र, जैसे भाला हो गया है नहीं। और आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। इसमें कह रहा है जिसका चित्त स्थिर हो, चित्त का मतलब मन, जिसका मन स्थिर हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भैया आपका एकाग्रचित्त, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भाई हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि भैया क्वेश्चन नंबर 85 में तुलसीदास जी के महाकाव्य का नाम है। तो तुलसीदास जी ने जो महाकाव्य लिखा है उसका नाम क्या है, ये हमसे पूछा है। तो उनका नाम है रामचरितमानस, तुलसीदास ने ही लिखी है। आगे क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे कह दिया है
हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार? तो भैया हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता। ठीक है। और ये किसने कहा था बताओ? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था या लाला लाजपत राय ने कहा था? आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में कहा है क्या कि सभी बालकों में गोपाल बहुत श्रेष्ठ है। इसमें हमें ये बताना किस वाक्य में त्रुटि है। यदि वाक्य में त्रुटि ना हो तो विकल्प डी का चयन करें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 87 की यदि हम बात करें, इसमें कहा सभी बालकों में गोपाल श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ, बहुत और श्रेष्ठ दोनों एक सी बात हो गई ना, एक आता है तो बहुत श्रेष्ठ शब्द आता, बहुत गलत दिया है, तो ये गलती है। क्वेश्चन नंबर 88 की यदि हम बात करें तो बताओ कौन से पार्ट में गलती है। तो इसमें यदि हम देखें तो ये क्या, गर्मी के कारण पथिक पेड़ की परछाई में बैठ गया। तो गर्मी के कारण पथिक पेड़ की परछाई में बैठ गया, तो परछाई और पेड़ ये गलत दिया है, यहाँ पर ये बात गलत कही है। ठीक है ना। पेड़ के नीचे बैठ गया ऐसे कह देता, परछाई में थोड़ी बैठता, छाया में बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 इसमें कह दिया है उपयुक्त विलोम बताइए, मतलब उल्टा बताना हमें। विलोम शब्द बताने के लिए 4 विकल्प प्रभावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये जो अभिमुख दिया है, इस अभिमुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा विमुख। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 90 में कह रहा है ये जो शब्द दिया है ना आपका अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम बताओ यानी उल्टा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्राचीन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में 90, 91, 92 इनमें क्या किया है, समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची, पर्याय को ही हम क्या बोलते हैं, समानार्थक शब्द चुनिए। यानी जो कुबेर है, कुबेर का पर्यायवाची कौन सा होगा, ये हमसे पूछा है। तो कुबेर का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर डी यानी धनद। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की। 92 में हमसे क्या कहा है कि ये जो अंकुर शब्द दिया है इसका पर्यायवाची बताइए। तो भैया अंकुर का पर्यायवाची होता है नवोद्भिद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अरे क्यों बफरिंग कर रहा है भाई। आगे देखो, ये भैया रिक्त स्थानों के क्वेश्चन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खाली जगह में क्या आएगा ये हमें बताना है। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, तो क्वेश्चन नंबर 93 की यदि हम बात करें तो इसमें कह दिया डायनामाइड एक शक्तिशाली, डायनामाइड एक शक्तिशाली क्या है, विस्फोटक है। ठीक है। ऐसे भर देने, जैसे देखो 93 ये देख लो, और 93 का मैंने ये दिया, 93 का डायनामाइड ये लगा दिया है। ठीक है। आप जो उसका स्क्रीनशॉट लेके, इनका स्क्रीनशॉट लेकर और कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 तक थे। क्वेश्चन नंबर 98 मैं आप करा देता हूँ। 98 में क्या कहा हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्समय, ये हमें बताना है। तो भैया ये जो अंधकार है ना ये तत्समय, बाकी सब तद्भव दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। 99 में हमसे पूछा है कि ये बताइए जो आपका प्रतिकूल है, प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो भैया प्रतिकूल शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा वो प्रति हो जाएगा। कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कै वर्ग के उच्चारण स्थान की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। ठीक है। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू हो रही है। यानी इसमें क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेशन। यानी ये वन एक्सप्रेशन का मतलब होता है सिनोनियम, मतलब ये जो शब्द दिया है आपका लिथोलॉजी, इसका हमें सिनोनियम बताना। तो लिथोलॉजी जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो भैया इसका अर्थ होता है सुस्त, सुस्ती भरा या आलस्य, और वो ही इसका होता है ऑप्शन नंबर सी का, इसका अर्थ भी होता है आपका सुस्ती या आलस्य भरा। क्वेश्चन नंबर 77 की यदि हम बात करें तो 77 में कह दिया प्लासिड। ये जो प्लासिड है इसका सिनोनियम बताना, बेस्ट एक्सप्रेसिव बताना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्लासिड का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है शांत, और शांत किसका होता है, काम का, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी शांत ये हो जाएगा, काम और प्लासिड। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहे हैं, ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी का अर्थ क्या होता है भैया, इसका होता है विनम्रता। और वैसे ही ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ विनम्रता होगा, तो यह होगा मोडेस्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कह रखा हमसे, ये कह रखा है यानी चूज द वर्ड अपोजिट, अपोजिट का मतलब विलोम शब्द हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 की, 79 की यदि हम बात करें, 79 की, तो ये जो मैनोर है, तो पहले तो हमें मैनोर का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है।
जो मैनोर है इसका अर्थ होता है नाबालिग, और मेजोर का अर्थ क्या होता है? बालिग। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी इसका नाबालिग और इसका बालिग। क्वेश्चन नंबर 80 की यदि हम बात करें तो अपोजिट पूछ रहा है, यानी उल्टा पूछ रहा है हमसे, है ना। तो अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। ये देखो, ये दिया आपका रिवेल्ड, ठीक है ना, रिवेल्ड। ये जो रिवेल्ड है, इस रिवेल्ड का अर्थ क्या होता है? तो भैया रिवेल्ड का अर्थ होता है दिखाया गया। क्या होता है? दिखाया हुआ। और यदि हम बात करें तो अगला जो वर्ड है इसका अर्थ होना चाहिए छिपाया हुआ। तो ये होता है छिपाया हुआ, ये होता है दिखाया हुआ, एक दूसरे के विलोम है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। इसमें कह रहा है हिप्पोक्राइटिकल। ये जो हिप्पोक्राइटिकल है इसका अर्थ क्या होता है? हिप्पोक्राइटिकल का अर्थ होता है पाखंडी। तो इसका जो है सिंसेनियर होगा, ठीक है ना। इसका ये हो जाएगा, हाँ, सिंसेनियर। सिंसेनियर क्या होता है? सिंसेनियर का ईमानदार। ये पाखंडी और ये ईमानदार एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। आगे हमसे बात कर रहा है क्या, कि इसमें हमसे पूछा है ईडियम। ईडियम फ्रेज पूछा है, ठीक है। ये जो दिया है टू हैव एन एक्स टू ग्रीड, टू हैव एन एक्स टू ग्रीड, इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 82 की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है सेवा करने का एक चिद अंत। सेवा करने का एक चिद अंत। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ए प्राइवेट एंड टू सर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए सेवा करने का एक उचित अंत। ये ईडियम हो जाएगा इसका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 में क्या कहा हमसे? इसमें हमसे कह रखा है टू क्रे वॉल्फ। टू क्रे वॉल्फ की यदि हम बात करें तो भेड़िए की तरह भौंकना या भेड़िए की तरह रोना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, यानी टू गिव फॉल्स, यानी ये टू गिव फॉल्स यानी झूठा अलार्म, यानी भेड़िए की तरह भौंकना। क्वेश्चन नंबर 84 की यदि हम बात करें तो 84 में क्या कह रखा है? ईडियम पूछ रहा है टू एंड इन ए स्नेक। टू एंड माने अंत होता है, इन माने में, स्मोक माने धूम्रपान यानी धुआं, ठीक है, यानी धुएं में खत्म होना। तो इसका हो जाएगा टू रुइन वन सेल्फ, ठीक है, टू रुइन वन सेल्फ यानी धुएं में समाप्त होना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 से 87 तक, ठीक है ना। 85 से 87 तक क्या कह दिया है कि, यानी क्वेश्चन इज सेंटेंस गिवन विच पार्ट वन ऑफ विच में नीड इम्प्रूव्ड अल्टरनेटिव आर गिवन एट वन बी एंड सी मोर बी बेटर ऑप्शन इन इम्प्रूवमेंट नीडेड देन डी। यानी कौन सा, हमें ये बताना है कि सही रूप में किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें, अगर ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है सी, और जब अगर किसी की जरूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 85 में वाट डू यू फॉर गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऐसा लिखा जाएगा वाट डू यू गो टू स्कूल फॉर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। भाई इंग्लिश को भी यूं कह रहे थे बच्चे बहुत ईजी आ रही है, तो मैंने आज हार्ड रख दी, करके देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इंतजार करूंगा। लो डी ऑप्शन एरिया, नो इम्प्रूवमेंट। आगे लो क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, इसका भी कमेंट बॉक्स में बता देना। यूँ कहते हैं सर इतनी हल्की इंग्लिश आ रही है क्या इसमें, और जो प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए हैं, जो मैंने हल करके दिए हैं, तो ये कह रहे हैं सर ये तो बहुत ईजी है। लो इसे करो, ये हार्ड दे दिया मैंने, करो इसे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है यानी ग्रुप्स ऑफ फोर वर्ड्स आर गिवन, चूज द मिसपेल्ट, मतलब मिसपेल्ट वर्ड बताना हमें। चलो लो, तुम कहते हो सर बहुत हल्के प्रैक्टिस सेट करा दो, आज मैं भारी वाला लेकर आया हूँ, तो बताओ इनमें कौन सा वर्ड मिसपेल्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करना है। अरे भैया ये ही मिसपेल्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 में मिसपेल्ट बताओ कौन सा है, मतलब किसकी स्पेलिंग गलत है ये हमें बताना है। 89 की यदि हम बात करें तो बताओ, इसमें ये हाइजन मिसपेल्ट है, बताओ क्या होगी इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। यूँ कह रहे हैं साहब बहुत हल्के करा रहे हैं, भारी वाले कराओ लो। इसमें मिसपेल्ट बताओ 90 में, बताओ। ये बीप गलत है लिखा हुआ, एक इसकी स्पेलिंग गलत है। 91 की यदि हम बात करें तो इसकी स्पेलिंग गलत है। लो भारी कह रहे थे तुम, भारी करो। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर
92 से 94 में कह रहे आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच वन कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड्स एनी सेंटेंस। यानी ये जो वाक्य दिया ए मैन ऑफ ओल्ड हैबिट्स, यानी वह व्यक्ति जो पुरानी आदतें रखता है उसे क्या कहते हैं, तो भैया उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी इकोसेंट्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बस ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, तो ड्राइविंग प्लेजर फॉर इन्फर्निंग पेन ऑन अदर्स। ठीक है, बताओ चलो 93 का आंसर। भाई साहब बड़े अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन हल करके दे दिया था, तो इन्हें इजी लग रहे थे। ये कह रहे थे साहब बहुत हल्के करा रहे हो, कोई भारी प्रैक्टिस सेट बताओ। तो लो 93 का करो, क्या हो जाएगा। 94 का बताओ आंसर क्या हो जाएगा, चलो बताओ 94 का आंसर। कमेंट बॉक्स में बता देना। 95 से 98 तक क्या कहा, इसमें कहा सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर, मतलब ये जो सेंटेंस दिए इसमें हमें एरर बतानी है। लोग क्वेश्चन नंबर 95 में बताओ एरर कहाँ है, पार्ट 1 में है, पार्ट सी में है, पार्ट डी में है, पार्ट ए बी सी डी कौन से में है, या नो एरर है। 95 का आंसर बताइए। चलिए देखिए इसमें दिया है इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगेस्ट गेट एडिक्टेड टू गैम्बल, नो एरर। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 की यदि हम बात करें तो सी पार्ट में एरर है इसके, ठीक है ना, यानी इसके साथ ये एडिक्टेड टू का प्रयोग यहाँ पर गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 की यदि हम बात करें तो 96 में चलो एरर बता दो। लो आज मैं शायद तुम्हें ही छोड़ रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लो। 97 में एरर बताओ, बताओ 97 में एरर कहाँ है, जल्दी बताओ। 97 में एरर कहाँ पर है, अबे बी पार्ट में एरर इसके 97 में। आगे बताओ 98 में एरर बता दो। लो इसमें क्या करना, फिल इन द ब्लैंक बनना लो। 99 और 100 होमवर्क में बता दो। भाई साहब यूँ कह रहे थे कि बहुत इजी सेट करा रहे हो, अब तो इजी ना है, करके देखो पता चल जाएगा कितना इजी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो भाई साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट मैंने बहुत सारे डाल दिए हैं और आगे भी डालूंगा, आप देख लेना। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 30-32 सेट से ज़्यादा मैंने डाल दिए हैं। और ये सेट है, यूँ कह रहे थे बहुत हल्के सेट डालो सर जी, थोड़े हार्ड डालो, तो लो हार्ड मैंने आज आपको डाल दिए। आप देखो इसके आंसर कैसे करोगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, फिर कह रहा हूँ, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। ठीक है, आप दूसरों का भला चाहेंगे तो तभी आपका भला होगा। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह फ्रॉम यूपी, आपका वीपीएस आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन एआर में मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों मुझे भी ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की, और आपका प्यार मुझे ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम भी चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, हम भी चाहते हैं कि हम भी टारगेट पे पहुंच जाएं, ताकि हम सामने से आपको पढ़ा सकें। हम भी डिजिटल होना चाहते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबरों को तो आप देखते ही हैं, छोटे यूट्यूबर को भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।